हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक बार स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के साथ, तो जिसमें इम्पॉर्टेंट है यूएन डिक्लेयर्स फेमाइन इन गाज़ा, पीएम स्वनिधि स्कीम 2.0, वैक्विटा प्रपोज, जन विश्वास बिल 2025, क्वाड्रपल स्टार सिस्टम और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं जो यूएन डिक्लेयर्स फेमाइन इन गाज़ा। एक्चुअली क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर जो फेमाइन सिचुएशन है अब गाज़ा के अंदर, और यहाँ लगभग 50 आप कह सकते हैं इसमें दैट हाफ ऑफ द मिलियन, दैट मीन्स 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो एक्सट्रीम हंगर का, यानी कि एक भुखमरी की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हमें जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए, फेमाइन यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है, जिसको आप सिंपली कहेंगे आईपीसी, तो वो क्या डिफाइन करती है कि फेमाइन क्या है। यानी कि इस प्रकार का एक जो ये मैन मेड फेमाइन भी हो सकते हैं, फेमाइन कई प्रकार के हो सकते हैं, जो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो फेमाइन एक सिचुएशन है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 in 5 हाउस होल्ड हैज़ एन एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड एंड फेस स्टारवेशन एंड डेस्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि हर 5 में से एक व्यक्ति को यदि उसके पास खाना नहीं है और एक प्रकार से उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर काउंट किया जा सकता है कि ये एक फेमाइन सिचुएशन है। तो 5 घर में से एक घर के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसे ऐसा कह सकते हैं। इसके अंदर जो आपको और इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आईपीसी का जो फेज 5 है, दैट इज द हाईएस्ट फेज ऑफ द आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी स्केल। दैट मीन्स जिस तरह से हम सिवियरिटी काउंट करते हैं कि अगर कोई स्केल 1 है, स्केल 2 है, स्केल 3, जैसे जैसे यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, ये फेमाइन सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो हम ये स्केल बढ़ाते रहते हैं ताकि हम समझ सकें कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर वर्स सिचुएशन है। तो आपको ना ये चीज़ याद नहीं रखनी है, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है अभी, एटलीस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए कि जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, हमास बेसिकली अपना एक ऐसा ग्रुप है जो टेररिस्ट यानी ग्रुप इसको काउंट किया जाता है इजराइल के द्वारा। तो ये लोग अपने जो गाज़ा की आज़ादी चाहते हैं इजराइल से, लेकिन इजराइल जो है ना, इन्हें यहाँ पर इनका जो एक काफ़ी लंबे से संघर्ष चलता आ रहा है, वो अभी कुछ समय पहले जो काफ़ी ज़्यादा खूनी वारदात होने की वजह से ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से इजराइल ने अपने अटैक काफ़ी सीवियर कर दिए हैं हमास को मिटाने के लिए। और अब हमास की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद करने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन यानी कि जो मानवीय मदद है उस पर भी इजराइल ने एक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी देश वहाँ तक कोई भी मानवीय मदद या खाना, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे सप्लाई ना करे। तो आपको इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद क्या रखना है इसमें, दैट इजराइल की जो एक लोकेशन है, इजराइल का यहाँ बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है आपको पता होना चाहिए। एक तो जॉर्डन एक अलग देश है यहाँ पे, उसके साथ शेयर करता है ये। इसी तरह से सीरिया के साथ भी ये शेयर करता है। और जो इजराइल का यहाँ पर भूमध्य सागर है, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला यानी कि इजिप्ट के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो आप यहाँ पे पिंक कलर में देख रहे हैं। तो बाकी जो पिंक कलर है इन जगहों पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत पहले से इस जैसे गाज़ा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका होल्ड इन जगहों पर भी था, लेकिन बाद में इन जो जगहों के अंदर एक सेटलमेंट या बातचीत होने की वजह से अब सिर्फ प्रॉब्लम इस एरिया की रह गई है, बाकी जगह पे शांति है, फिलहाल के लिए शांति है। आपको इसमें और याद क्या रखना है, जो हमारे पास गोलन हाइट है यहाँ पर, एक और याद रखिएगा, लेबनान भी ऊपर पड़ता है यहाँ पर, लेबनान के साथ भी जो इजराइल का बॉर्डर है वो शेयर होता है। आपको ये याद रखना है जो गोलन हाइट्स हैं एक्चुअली क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता भी रहेगा। गोलन हाइट्स इजराइल का वो एरिया है जो कि इजराइल और सीरिया के बीच में लैंड को लेकर डिस्प्यूट है। जब कभी दो देशों के बीच में किसी लैंड को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें से एक नाम आता है गोलन हाइट्स का, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। इसके बाद हम आप यहाँ पे देख रहे हैं जो गाज़ा स्ट्रिप ये है क्या, जैसे अभी आपने देखा था ये गाज़ा पट्टी एक पट्टी की तरह आपको नज़र आती है, ये इसको हम गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि ये लगभग 41 किलोमीटर लंबी जगह है और 10 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, और ये जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिनाई
पेनिनसुला, यानी कि जो सिनाई पेनिनसुला है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे काउंट कर लेता हूँ, लेट्स से ये सिनाई पेनिनसुला है, तो इसका ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर है ये। तो आपको ये बोलना है कि सिनाई पेनिनसुला, पेनिनसुला को प्रायद्वीप कहा जाता है हिंदी में, तो आपको ये याद रखना है नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी सिनाई पेनिनसुला। ये कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको वो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरह की कुछ बोलेगा, तो आपने कहना है नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी सिनाई पेनिनसुला। जो इसराइल का बॉर्डर है वो टू द नॉर्थ एंड ईस्ट, ये जो गाजा स्ट्रिप है ये इसराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, इजिप्ट के साथ भी, मेडिटेरेनियन सी के साथ भी, तो आपको इसके बॉर्डर्स वगैरह भी पता होने चाहिए। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है हमारे लिए जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आप देख रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 इसकी बात हो रही है। हाल ही में जो हमारी कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अब ये पास किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम पीएम स्वनिधि स्कीम बोलते थे, अब उसे, उसकी जो मियाद है, टर्म उसकी बढ़ा दी गई है और अब उसे 31 मार्च 2030 तक, मतलब अब ये ऑन रखा जाएगा इस स्कीम को। इसके अंदर और क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेकंड वर्जन है, इसमें हम लगभग 1.15 करोड़, ये आपको ये पता होनी चाहिए फिगर से, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वहाँ पे लाइन के बीच में लिखा होगा, यहाँ पे 2.0 लिख देगा वो कि 2 करोड़ जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो आपको इसमें याद रखना है। अब हम यहाँ पर 1.15 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हम 50 लाख नए बेनिफिशरीज यानी कि जो लाभार्थी हैं उनको और ऐड ऑन करेंगे। आपको जो ये स्वनिधि स्कीम है क्या, एक्चुअली क्या हुआ था, जो कोरोना के समय पर बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को अपना कारोबार चलाने के लिए, जो कि स्ट्रीट वेंडर हैं, जो अपनी रेहड़ी वगैरह लगाकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उन लोगों को जैसे 10,000 रुपये दे दिए, एक बार गवर्नमेंट ने उनको दिया कि अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए दोबारा यहाँ से, क्योंकि आपका रोजगार छिन गया था। कोरोना के समय पर सभी के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई किसी प्रकार की आपत्ति, एक कह सकते हैं कि विपदा पड़ी थी, तो इस वजह से अब यहाँ पर इसको बोलते हैं, जब आप किसी को कोई पैसा देते हैं ना अपना काम स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लोन इनको दिया गया था ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और इस प्रकार से इनको ये भी कहा गया था कि अगर आप अपने लोन को यूपीआई के थ्रू वापस करते हैं और समय पर वापस करते हैं, जो 10,000 रुपये आपको दिया है, तो जो हमने आपसे 7% का इंटरेस्ट लगाना था इस 10,000 रुपये के ऊपर, उसे 10,000 पर 7% ना लगाकर आपको सिर्फ 4% का ही यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आप इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज आपको 7% की दर से देना था, वो अंततः आपको सिर्फ 4% की दर पर वापस करना है। तो आपको ना ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता हो दैट 1.15 करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर्स और इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशरीज को जोड़ना है। और ये स्कीम किसने लॉन्च की थी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको 2020 में यहाँ पर ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड इसको यहाँ लॉन्च किया था। अब इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो 7% का इंटरेस्ट लगना था, या जितना भी आप मान के चलें, जब कभी गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को ज़्यादा इंटरेस्ट जैसे 7% बताया, अगर समय पर वापस दे दिया तो 3% माफ़ कर दिया और सिर्फ नेट आपको 4% ही यहाँ ब्याज दिया जाने के लिए कहा जाएगा, तो इस सुविधा को बोलते हैं हम इंटरेस्ट सब्सिडी, आप इसको कह सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट सब्सिडी इसको कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप डिजिटली, जिन लोगों ने 10,000 रुपये का लोन लिया था, अगर वो यूपीआई के माध्यम से वापस पैसा इसको करते हैं गवर्नमेंट को, या जिसने भी इनको लोन दिया है जैसे बैंक वगैरह ने, तो उन्हें जो है अंततः वो यहाँ पे इंटरेस्ट 7% का नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 4% का देना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको बस ये याद रखना है। इसमें जो इसका सेकंड वर्जन आया है 2.0, उसको भी अगेन इसमें देखिए ज़रा, अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वो, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, ये दोनों मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ ये। इसके अलावा एनहांस द लोन अमाउंट, अब देखिए लोन अमाउंट भी बढ़ा दिया इन्होंने, ताकि जिन लोगों को पहले 10,000 रुपये तक सीमित किया गया था, अब उन्हें ज़्यादा लोन भी दिया जा सकता है इस स्कीम के तहत अब। और एक और भी है इसमें, जितने भी यहाँ पे लोन लेने वाले बेनिफिशरीज हैं, उन लोगों को ये कहा जाएगा कि वो क्रेडिट कार्ड, जो यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें और उससे ही अपने लोन की रकम को वापस करें। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो आप कह सकते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए एक उनका एफर्ट हो सकता है।
एक्सपेंडेड कवरेज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी टाउन। अब देखिए यहाँ पे जो पहली वाली स्कीम थी उसके अंदर 2011 में जब जनसंख्या की गई थी, यानी कि लोगों, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस समय पर एक डेफिनेशन दी गई थी कि हम अर्बन एरिया किसको बोलेंगे और रूरल एरिया किसको बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जिन जगहों को उस समय पर कानून के मुताबिक शहर ठहराया गया था, एक अर्बन एरिया ठहराया गया था, उन्हें बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी टाउन्स। तो अब ये जो स्कीम है वो स्टैट्यूटरी जो टाउन्स हैं उनके बाहर भी, पहले तो स्टैट्यूटरी टाउन्स तक ही वो थी, ये लिमिटेड थी, और अब जो है ये उन स्टैट्यूटरी टाउन्स, स्टैट्यूटरी का मतलब है जिन्हें कानून के दायरे में, कानून बनाकर एक काउंट किया गया है कि ये शहर कहा जा सकता है, टाउन कहा जा सकता है, उनसे बाहर भी, बाहर के जो एरियाज़ हैं, जैसे छोटे छोटे जो टाउन हैं, कस्बे हैं, अभी जिन्हें शहर का दर्जा नहीं मिला है, उन जगहों पर भी अभी इस प्रकार की जो स्कीम है उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। स्वनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव भी इसके अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर मंथली लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि जहां पर जो बेनिफिशियरी हैं उन्हें और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया जा सकता है। और इसमें और अच्छी बातें बस वही हैं कि जो वेंडर्स की कैपेसिटी है उनको एजुकेट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दी जाएंगी उनको, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी इसके अंदर हेल्प करेगी। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं आता, मेनली तो ये जो पॉजिटिव बातें हैं वो तो हमेशा हर स्कीम के साथ रहती ही हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद जा रहे हैं, दैट्स अ वैक्यूटा पर्पोइस। वैक्यूटा जो पर्पोइस है, पहले आप इसको देख लीजिए, इस तरह के दिखाई देने वाला एक एक्वेटिक एनिमल है, ये जलीय जीव है, और ये एक प्रकार का जो रेयरेस्ट मरीन मैमल है। ये जो मैमल्स किनको बोलते हैं, जो स्तनधारी होते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। आपको बस याद रखना है ये रेयरेस्ट है मरीन मैमल, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो मैक्सिको में है वहां पर, उस क्षेत्र में आपको ये मिलती है। एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं वहाँ पर, जब वो टोटाबा को पकड़ते हैं तो उस समय पर इनको भी पकड़ लिया जाता है, जो वैक्यूटा पर्पोइस है। तो बस ज़्यादा आपको और नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में, या यहाँ पे सी ऑफ कॉर्टेज जो है वहाँ पर ये मिलती है मेनली। इन्हें लिटिल काउ कहा जाता है स्पेनिश के अंदर, और ये अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें साथ ही याद रखना है, जो पर्पोइस होते हैं, जैसे वैक्यूटा पर्पोइस है पढ़ रहे हैं हम जिसको, ये एक प्रकार के उसी फैमिली के मेंबर हैं जिस फैमिली से वेल, डॉल्फिन और मतलब उनका ताल्लुकात है, उन्हीं की तरह की फैमिली के मेंबर है प्रोपोइसिस भी। जैसे आप देख रहे हैं एक प्रकार की आपको ये जैसे वेल मछली होती है, डॉल्फिन होती है, उसी तरह की नजर आ रही हैं। और जैसे ऑलरेडी बता दिया गया है कि नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो सी ऑफ कॉर्टेज है मैक्सिको में, वहीं पर ही मिलती हैं। अगर इनको देखेंगे हम, डार्क रिंग्स अराउंड द आईज होती हैं इनके, जहाँ आंखें हैं वहाँ पे चारों तरफ उनके डार्क रिंग्स मिलती हैं, डार्क पैचेस हैं लिप्स के ऊपर, और स्ट्रेचिंग टू द फिन्स, वहाँ तक इनके जो फिन्स हैं वहाँ तक ये फैले रहते हैं, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, छोड़ सकते हैं। ये शाई होती हैं, इसीलिए ये समंदर के किनारे से दूर रहती हैं, ठीक है। दे अवॉइड द बोट्स एंड आर मोस्ट सोलिटरी इन दी, और बहुत ही छोटे ग्रुप के अंदर रहते हैं। जैसे जो वेल है या बाकी जो मछलियाँ वो बड़े ग्रुप्स के अंदर रह सकती हैं, जो पोर्ट्स, बड़े ग्रुप को बोलते हैं पोर्ट्स। तो आपको ये याद रखना है, ये यहाँ पे इनकी फैमिली का नाम क्या है, तो आपने कहना है यहाँ पे सिटेशियन फैमिली है। सिटेशियन फैमिली के अंदर कौन सी आती है, जैसे वेल्स भी आती हैं, डॉल्फिन भी आती हैं, और प्रोपोइसिस भी आती है, सिटेशियंस बोलते हैं इन्हें। तो सबसे यहाँ पे शाई मेंबर हैं ये, और अकेले रहते हैं, अदरवाइज वेल्स हैं, डॉल्फिन है, वो झुंड में रहते हैं, इन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। आप बाकी छोड़ सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल क्या है गाइस, इसको समझना है आपने। एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर एक बहुत पुराने समय से अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर लॉ, कानून बनाए गए थे, तो वो कानून आज की डेट में कई प्रकार के ऐसे प्रोविजंस हैं उनके जो आउटडेटेड हैं। जैसे अगर म्यूनिसिपैलिटी की, शहरों की बात की जाए, म्यूनिसिपैलिटी को लेकर बहुत प्रकार के ऐसे कानूनों के अंदर प्रावधान हैं जिनको आज एक प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हमें क्या यहाँ पे देखना है, जो पुराने समय के कानूनों को हटाकर जो आउटडेटेड लॉ हैं या उनके जो प्रोविजंस हैं, पूरा लॉ नहीं हटाया हमने, उनके कुछ प्रोविजंस को हटा दिया, इसे बोलते हैं हम जन विश्वास बिल। का मकसद यही है। इसका मतलब क्या है, जैसे 16 ऐसे सेंट्रल लॉज हैं जो कि अगर आपने मतलब उनको तोड़ा तो आपको जो है जेल हो सकती है। अब सरकार का ये कहना है कि उन कानूनों को तोड़ने के बाद यदि व्यक्ति को जेल कर दिया जाता है तो कोई फायदा नहीं है उससे, बल्कि उस व्यक्ति को जो है फाइन लगाना चाहिए,
तो यहाँ पर ये इसका मकसद है। तो इसका मतलब क्या है कि डीक्रिमिनलाइज करना है उन प्रोविजंस को, उन ऑफेंसेस को जो कि 16 सेंट्रल लॉ से जुड़े हुए हैं। इससे होगा क्या, एक तो क्रिमिनल पेनल्टीज नहीं बढ़ेंगी। क्रिमिनल पेनल्टीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख रहे हैं हम, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए अगर आपसे रेड लाइट जंप हो जाती है, तो अगर तो इसको, इस ऑफेंस के बाद यदि व्यक्ति को हम जेल में डाल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्रिमिनल एक प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट की जा रही है। तो यहाँ पर जो बहुत हरासमेंट हो सकती है आम पब्लिक के लिए, इसीलिए वहाँ पर फाइन जब आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसको हमने डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि पनिशमेंट तो दी है फाइन के तौर पे, बट वो पेनल्टीज वगैरह लगा दी गई है। तो इससे होता क्या है कि जो लोगों के लिए ना थोड़ी सुगमता हो जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। बस आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया के पास लगभग 880 सेंट्रल लॉज हैं जिनके अंदर बहुत तरह के क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, और इन प्रोविजंस में मैक्सिमम जो है ना वो टैक्स से जुड़े हुए, शिपिंग से या म्यूनिसिपल रूल्स ऐसे हैं जहां पर मतलब ये एक प्रकार से आज के टाइम पे हरासमेंट और आउटडेटेड लॉज माने जा सकते हैं। तो इसीलिए जो ये बिल अभी आया है, जन विश्वास बिल, इसने कहा है कि हम 355 ऐसे लीगल प्रोविजंस के अंदर 355 ऐसे वो पॉइंट्स हैं जहां पर अब हम इन्हें डीक्रिमिनलाइज करेंगे, और 288 जो ऑफेंसेस और कुछ 67 ऑफेंसेस को मॉडिफाई करने वाले हैं ताकि यहां पर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जा सके। और साथ ही साथ जो पहली बार हमने 76 ऐसे ऑफेंसेस और 10 एक्ट्स के अंदर ऐसे मतलब अपराधों को एक यहाँ पे रखा है, यदि कोई व्यक्ति उनको तोड़ता या अपराधों को करता है तो उस व्यक्ति को हम पहली बारी करने में उसको वार्निंग देंगे, ना ही उसको कोई पनिशमेंट दी जाएगी फाइनेंशियली, ना ही उसको जेल में डाला जाएगा, सिर्फ उसको वार्न किया जाएगा। तो आपको ना ये चीज़ें तो नहीं कोई पूछेगा एग्जैक्ट इसके अंदर क्या है, बट आपको इसका एम पता होना चाहिए कि जन विश्वास बिल का अल्टीमेट एम क्या है। तो जैसा आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट, जहाँ जहाँ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा ऑफेंसेस में बताई गई है वहाँ पर फाइन लगा दिया जाए। जो माइनर ऑफेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही है ये, जैसे कि यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कोई बिल नहीं भरता है तो उसे जेल में नहीं डालना है, हमें उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है कि आपको और एडिशनल पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। बस आपको ये एम पता होना चाहिए, इसका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वाड्रपल स्टार सिस्टम। क्वाड्रपल स्टार सिस्टम को पहले एक बार देख लीजिए। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4, यानी कि जहाँ पर 4 से यहाँ पे वर्ड है, दैट्स अ क्वाड्रपल। इसके अंदर क्या देखना है हमने, अभी एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ऐसा जो हमें क्वाड्रपल स्टार सिस्टम मिला है जिसके अंदर 2 कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ और 2 यहाँ पर यंग रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं, यानी कि 4 स्टार्स हैं जिसके अंदर 2 कोल्ड ब्राउन हैं और 2 यंग रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं। तो ये 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इनका नाम क्या रखा गया हमने, UPM J10403551 आब और बाब, यानी AAB एंड BAB। ठीक है, काफी रेयर मिलता है ये कॉम्बिनेशन। इसमें आपको जो याद रखना चाहिए वो क्या है, जब यहां पर 2-2 के पेयर में मतलब बॉडीज हों, 2 स्टार्स एक जैसे, 2 स्टार एक जैसे, जब वो चारों इकट्ठे कहीं पर हों तो उसे हम बोलते हैं दैट्स ए क्वाड्रपल स्टार सिस्टम। तो इसके अंदर हम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको एक बार देख लेते हैं। ब्राउन ड्वार्फ किसको बोलते हैं, जो ब्राउन ड्वार्फ स्टार आया है जिसका मतलब है, यहां पर ड्वार्फ का मतलब होता है जो छोटा, क्षुद्र, जो स्मॉल है उसको बोलते हैं ड्वार्फ। तो ब्राउन ड्वार्फ कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो आसमान में हमें नजर आते हैं, ये स्टार्स की तरह ही होते हैं फ्रॉम दी, ये किस चीज से बने होते हैं, जैसे गैसेस का एक गोला होता है उससे बने होते हैं ये, और लेकिन इनके पास इतना ज्यादा मटेरियल नहीं होता कि यहाँ पर जैसे एक तारा होता है उसके अंदर अपनी चमक कैसे आती है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक प्रकार से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और वहां पे काफी ज्यादा प्रकाश भी निकलता है। लेकिन इनके पास इतनी हाइड्रोजन या इतना मास या गैसेस नहीं है कि वहां पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज हो सके। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स में नहीं होती, इसीलिए ये तारे नहीं बन पाते। तो आपको ये याद रखना है, ब्राउन ड्वार्फ्स जो होते हैं एक प्रकार के जो तारे नहीं बन पाए उनको हम बोलते हैं फेल्ड स्टार्स बोलते हैं उन्हें। दे शेयर ट्रेड्स विद द गैस जायंट प्लैनेट्स। जिस तरह से हमारे पास जुपिटर है, बृहस्पति के अंदर भी बहुत सारी, वो एक बहुत बड़ी गैस का जो है गोला है और ग्रह है, इसी तरह यहाँ पर भी इन जैसे बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास जो ग्रह हैं उनके पास भी अपना एटमॉस्फेयर होता है, इसी प्रकार से इनके पास भी अपना वायुमंडल है और जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल या क्लाउड्स भी मिल सकते हैं। ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं कैन बी अप टू द 70 टाइम्स द मास ऑफ जुपिटर। देखिए जुपिटर का जितना एक भार है, मास है, उसका अंदर जो मटेरियल है, उससे 70 गुना ज्यादा इसके पास, इन ब्राउन ड्वार्फ के पास
अपना मटेरियल या मास हो सकता है। और कई बार हो सकता है कि यहाँ से बहुत थोड़े अमाउंट में विजिबल लाइट यहाँ से निकलती हुई नजर आए, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ऐसा होना पॉसिबल हो सकता है। तो आपको ब्राउन ड्वार्फ की ना ये थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। एक्चुअली क्या है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने बिड की है कि भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि हम भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के इच्छुक हैं, वो भी 2030 के अंदर। क्योंकि कनाडा ने अपनी दावेदारी को पीछे मतलब उन्होंने क्विट कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि उनके वहाँ पे गेम्स हों। अब इसीलिए भारत चाहता है कि 2030 की जो गेम्स हैं वो भारत के अंदर हो, और वो भी अहमदाबाद के अंदर हो तो अच्छा रहेगा। तो ये तो सिर्फ एक दावेदारी पेश की गई है, अभी जो डिसीजन है वो अभी तक फाइनली नहीं आया है। इसी तरह से जो 2026 की ग्लासगो गेम्स, अनलाइक द स्केल डाउन 2026 की जो ग्लासगो गेम्स है, इंडिया प्लान्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स रोस्टर फॉर द 2030। हम 2030 के लिए सोचकर बैठे हैं, क्योंकि 2026 की तो ग्लासगो के अंदर होंगी गेम्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, लेकिन 2030 के अंदर हमें चाह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब भारत की कुछ जैसे कबड्डी है, खो खो है, इनको भी उन जगहों पर ऐड किया जाए इन गेम्स के अंदर, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका पार्ट बने। तो बस आपको इतना याद रहेगा तो भी ठीक रहेगा इसमें, उससे बाकी आप छोड़ सकते हैं। हालांकि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो चाहती हैं कि जैसे शूटिंग, रेसलिंग, आर्चरी, इनको भी यहाँ पर ऐड ऑन किया जाए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बस आपको बताओ कि रिसेंटली हमने बिड की है इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जब भी मैं आपको बताया है कि जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पर एक्सरसाइज होती है, उसका नाम न्यूज़ में आता है, तो आपको वो पता होनी चाहिए कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में है, कहाँ पर हुई है, और क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं, वो आपको सारा कुछ पता हो। तो ये एक्चुअली क्या है, इंडिया अब यहाँ पर अपने काफ़ी सारे जो सैनिक हैं उनको यहाँ पर इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहा है यहाँ पे। और ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट के अंदर यहाँ इसको मतलब ये जो इसकी वेन्यू है वो इजिप्ट है, और ये 19th एडिशन है, ये आपको पता होने ज़रूरी है। इजिप्ट 19th एडिशन, 19वीं बार हो रही है ये, और ये काफ़ी बड़े जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में होने वाली, यानी कि इन वेन्यूज़ पे होने वाली जो बड़ी बड़ी ड्रिल्स हैं उनमें से एक है ये। इसके अंदर आपको पता हो दैट 1980 से ये इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर स्टार्ट की थी, और हर साल जो है ना, यानी कि बायनली इट इज़ होस्टेड बायनली बाय द इजिप्ट अलॉन्ग साइड द यूएस, यानी कि हर 2 साल में इसको यहाँ पर स्टार्ट किया, यानी कि इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और ये यूएस के साथ इसको मिलकर जो काफ़ी ज़्यादा और भी देशों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाता है, इनवाइट करते हैं यहाँ पे, बट ये एक्सरसाइज जो है मेनली इजिप्ट इसको ऑर्गेनाइज करता है अलॉन्ग विद द यूएस, और ये अब की बार इजिप्ट के अंदर की गई है, हर 2 साल में होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया भूटान पुनात सांगचू जो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको ना इसमें याद रखना है, आपके पास एग्जाम्स के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुनात सांगचू का नाम लिख देगा और वहाँ बोलेगा कि ये किस कंट्री के साथ हमारा, या इंडिया ने अभी कहाँ पर हेल्प की है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो आपने बोलना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भूटान का है, और वहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए नेपाल या चाइना का नाम भी डाला जा सकता है। तो आपको ये पता हो कि इंडिया जो है ना, बहुत लंबे समय से भूटान की अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को, यानी कि डैम बनाकर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें मदद करता आ रहा है। और इसी एक सीरीज़ के अंदर अब हमने वहाँ पर 1020 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे, तो सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इसमें और नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। पुना सांगचू के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ये भूटान की एक वांगड्यू फोड्रांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये पुना जो सांगचू रिवर ही है, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कैपेसिटी याद रखना है इसकी 1020 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाने के लिए 30% तो ग्रांट दी है, यानी कि एक 40-50 साल के लिए जो पैसा हम किसी दूसरे कंट्री को हेल्प के तौर पे देते हैं कि लौटाना हो तो लौटा देना, अदरवाइज जो है नहीं भी लौटाया तो कोई ऐसी बात नहीं। दैट इज़ नोन एज ए ग्रांट। बहुत ही कम दर पर दी जाने वाले पैसे को हम ग्रांट बोल देते हैं लंबे समय के लिए। और 70% जो इंडिया ने पैसा दिया है वो यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट इतनी आई है लगभग, इस कॉस्ट का 30% तो हमने ग्रांट दिया है, 70% उनको कि आप 10% की दर से हमें पैसा लौटाते रहना, लोन दिया है हमने। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चूखा है, इसी तरह से कुरीचू,
ताला, मंगदेचू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंगदेचू पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज ही चूखा, कुरिचू, ताला, मंगदेचू और पुनासांगचू। ये सभी के सभी जो है ना प्रोजेक्ट आपके पास क्वेश्चन में आते ही हैं यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट्स इंडिया ने या किस कंट्री के अंदर हमने हेल्प की है डेवलप करने के लिए, तो आपको ये सारे नाम पता होने ज़रूरी हैं। इनकी जो यहाँ कितने मेगावाट्स हैं वो याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट जैसे अभी आपने पढ़ा कि पुनासांगचू सेकंड जो है 1020 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। भारत ने अभी रिसेंटली ये सोचा है कि हम अब एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का हम ये मिशन स्टार्ट करने वाले हैं कि जो 2025 से लेकर 2031 तक होगा। देखिए बड़ा अनयूजुअल सी एक यहाँ पर ईयर है। आमतौर पे आप ईयर पढ़ते हैं 2030, तो आपको याद रखना है ये 6 साल के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने कई प्रकार के जो टैरिफ इम्पोज किए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, एक्सपोर्टर्स जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये मिशन लेकर आ रही है। अब इसके अंदर याद क्या करना है हमने, इसमें 2 स्कीम्स होंगी, एक होगी निर्यात प्रोत्साहन, एक होगी निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करने वाली है फाइनेंशियली। तो जब फाइनेंशियली करे तो उसको बोलना है निर्यात प्रोत्साहन, इसके लिए 10,000 करोड़ दिए हैं। और जबकि निर्यात प्रोत्साहन के लिए यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए निर्यात दिशा के लिए दिया है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हमारा सामान जो है बाहर के लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए हमने एक्सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, मार्केट हमने दूर दराज की जहाँ जहाँ भी मार्केट है वहाँ तक सामान को पहुँचाना है, हमारी ब्रांडिंग अच्छी हो, वेयर हाउस हमारे अच्छे हो, सामान जहाँ रखा जाए सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार की स्कीम के लिए हम ज़्यादा पैसा रख रहे हैं। तो आपको इनका पैसा भी याद रखना है कि कितनी फंडिंग दी जा रही है और कितनी फंडिंग यहाँ पर निर्यात प्रोत्साहन के लिए 10,000 और निर्यात दिशा के लिए लगभग 14,500 करोड़ के हमने टारगेट रखा है। सो गाइस, इस सेशन के लिए जो करंट अफेयर मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आई होप आप इन सभी करंट अफेयर्स को जैसे जो भी यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उनको आप पॉइंटर फॉर्म में इनको लिख लेंगे और इनको याद करें। पुराने करंट अफेयर्स को भी आप बार बार रिवाइज करें, तभी वो आपको याद रहेंगे। और साथ ही साथ जो कभी भी जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको आप स्पेशली फोकस आपका उनके ऊपर होना चाहिए, उनके अंदर जो दिए टारगेट है, उनका एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो। और जितनी भी स्कीम्स हैं उनको अलग से आप कंपाइल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आई फील कि आपने इन सभी जो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा और आप इनका ज़रूर ध्यान रखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब भी कभी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइस।